बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत बदसूरत थी और इसी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही थी। जब मेरी उम्र 30 साल की हुई तो खानदान की सारी लड़कियों की शादी हो गई। ऐसे में मेरे घर वाले भी मुझे ताने मारने लगे। मेरी माँ नहीं थी जबकि अब्बू बूढ़ा हो चुका था, इसलिए काम करने के काबिल नहीं था, मगर वो भी मेरे लिए परेशान रहता था। मेरी 2 भाभियां थीं और वो सारा दिन मुझसे काम भी करवाती थीं और साथ ही साथ मुझे शादी ना होने के ताने भी मारती थीं। इसलिए मैंने चुपके से एक मोबाइल ले लिया और फेसबुक पर आईडी बना ली। यहीं पर मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। यूँ हम आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे और आखिरकार 6 माह बाद हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उसने जज्बात में आकर कह दिया, तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने उससे कहा कि मैं बहुत बदसूरत हूँ जबकि तुम तो बहुत खूबसूरत हो। उस लड़के ने मुझे अपनी तस्वीर दिखाई थी, इसलिए मैं डर रही थी कि वो देखते इनकार कर देगा, लेकिन उसने कहा कि तुम जैसी भी हो मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, और उसने मुझे मिलने के लिए बुला लिया। अगले दिन ही मैं उस लड़के से मिलने चली गई और जैसे मैंने उसे देखा मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वो लड़का तो मुझसे भी। मेरा नाम सारा है और मेरा तलक एक गरीब घर से है। मेरी माँ को मरे 3 साल हो चुके थे। जब तक मेरी माँ जिंदा थी तब तक मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी, हत्ता कि मैं बहुत बदसूरत थी। मगर माँ के होते हुए मुझे यह एहसास कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब तक माँ थी किसी में ऐसा कहने की जुर्रत नहीं थी। मगर माँ के मरने के बाद मुझे सही मायनों में अपनी बदसूरती का एहसास हुआ और सब लोग मुझे इस बात का एहसास दिलाने लगे। मेरे 2 भाई थे और दोनों मुझसे बड़े थे, इसलिए अम्मी ने उन दोनों की शादी कर दी और मैंने अपनी भाइयों की शादी को खूब एंजॉय किया। और अम्मी ने भी मुझे किसी फैशन से नहीं रोका, मगर 3-4 साल बाद ही अम्मी मर गई। अब घर में मेरी भाभीयों का राज था और मेरी बदकिस्मती के दिन शुरू हो चुके थे, क्योंकि अब्बू बहुत बुरा हो चुका था, इसलिए काम करने के काबिल नहीं था। अब मेरे भाई ही कमाते थे और उन दोनों के पैसे से हमारा घर चल रहा था, इसलिए दोनों भाभियां अपनी मर्जी चलाती थीं। अब्बू और मैं कुछ कहते तो उन दोनों के मुंह सूज जाते थे। ऐसे में अब्बू और मैं खामोश ही रहने लगे। अब्बू चाहते थे कि जल्द अज जल्द मेरी शादी हो जाए, मगर मुझ बदसूरत लड़की से कौन शादी करता, क्योंकि लड़कों की माओ को तो अपने बेटों के लिए प्यारी दुल्हन लाना चाहिए थी। ऐसे में मुझ कम सूरत लड़की को कौन पूछता, और इसी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही थी। जब मेरी उम्र 30 साल हुई तो खानदान की सारी लड़कियों की शादी हो गई। ऐसे में मेरे घर वाले भी मुझे ताने मारने लगे। पहले जब भी मैं अपनी भाभीयों के साथ खानदान की किसी शादी में जाती थी तो सब मुझे देखते पूछने लगते, अरे भाई सारा, तुम कब शादी कर रही हो? ये सुनकर मैं चुप हो जाती और खानदान की औरतों का हंसी मजाक शुरू हो जाता था। ऐसे में मेरी भाभियां मेरा साथ देने की बजाय खानदान वालों का साथ देने लगती। अरे भाई, हम तो चाहते हैं कि हमारी नंद की शादी हो जाए, मगर कोई रिश्ता आए तो हम इसकी शादी करें। मेरी भाभियां सारी बात मुझ पर डाल देती और धीरे धीरे मैंने ऐसी शादियों पर जाना छोड़ दिया। ऐसे में अब्बू ही था जो मेरी फिक्र करता था और वो मेरे लिए परेशान रहता था, जबकि दोनों भाभियां तो सारा दिन मुझसे काम भी करवाती थीं और साथ ही साथ मुझे शादी ना होने के ताने भी मारती। यहाँ तक कि वो आने जाने वालों के सामने मेरे किस्से लेकर बैठ जाती और मुझे लगने लगा कि शादी ना होने के पीछे मेरा ही कसूर था। लेकिन मैं इस सिलसिले में क्या कर सकती थी? अब मैं किसी से ये तो नहीं कह सकती थी कि प्लीज मुझसे शादी कर लो, मगर ये बातें मुझे तकलीफ देती थीं। इसलिए मैंने चुपके से एक मोबाइल ले लिया और फेसबुक पर आईडी बना ली। मैंने सोचा कि इस बहाने मेरा दिल लगा रहेगा, क्योंकि मैं सारा दिन घर पर ही रहती थी और घर के काम खत्म होने के बाद मेरे पास कुछ और करने को नहीं होता था। यहीं पर मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। वैसे तो मेरी ज़्यादातर दोस्त लड़कियां ही थीं, मगर एक दिन उस लड़के ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और साथ ही साथ मुझे मैसेज भी कर दिया कि आपकी पोस्टें बहुत अच्छी होती हैं और मैं अक्सर आपकी पोस्ट मुख्तलिफ ग्रुप में पढ़ता रहता हूँ। ये सुनकर मैं मुस्कुराने लगी और मैंने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल कर ली।
वो मेरी वाल पर आता और तारीफी कमेंट करता था। फिर एक दिन वो इनबॉक्स में आया और अपने बारे में बताने लगा। उसका नाम शुएब था और वो एक जमींदार घराने से था। मैंने उससे काम के बारे में पूछा तो वो कहने लगा कि मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी जमीनों से इतना आ जाता है कि हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं रहती थी। और फिर यूं हम आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। उसने मुझे अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अम्मी मेरी शादी करना चाहती है, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैंने उसे लिखा कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते। उसने लिखा कि मुझे अभी कोई लड़की पसंद नहीं आई। ये पढ़कर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने उसे लिखा कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। उसने कहा कि मुझे बिल्कुल तुम्हारी जैसी लड़की पसंद है। मैंने तुम्हें नहीं देखा, मगर मेरा दिल कहता है कि तुम मेरी पसंद पर पूरी उतरोगी। उसका मैसेज पढ़कर मैंने फेसबुक बंद कर दी। ये रात के 2 बजे का वक्त था। मैंने करवट बदली और शुएब की इस बात पर मुस्कुरा दी। अभी हमें मिले हुए कितना वक्त नहीं हुआ था, मगर उसने बड़ी आसानी से ये सब कह दिया था। अभी तो हमने एक दूसरे को बहुत जानना था। फिर अगले दिन दोपहर के वक्त उसका मैसेज आया और उसने लिखा, क्या तुम्हें मेरी बात बुरी लगी? ये पढ़कर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया था, शायद इसलिए शुएब को लगा कि मैं उसकी बात सुनकर खफा हो गई थी। मैंने उसे लिखा कि ऐसी कोई बात नहीं। फिर शुएब ने लिखा, ठीक है, मगर तुम इस बारे में जरूर सोचना। फिर उसी वक्त शुएब ने मुझे अपनी तस्वीर भेज दी और मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था। पहले जब शुएब ने कहा कि मुझे तुम जैसी लड़की पसंद है, तो मेरा दिल भी खुश फहम होने लगा। मगर उसे देखने के बाद मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि मैं जानती थी कि वो मुझ जैसी कमसुर लड़की से कभी शादी नहीं करेगा, और अगर मुझसे पसंद आ भी गई तो उसके घर वाले नहीं मानेंगे। इसलिए मैंने साफ साफ बता दिया कि मैं तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आऊंगी। ये लिखकर मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी बातें पढ़कर वो कहने लगा, सारा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी हो, और प्लीज तुम भी लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करो। तुम बस अपने दिल की सुनो और पहले ऐसी सारा बन जाओ, वैसे सारा जिसे देखकर तुम्हारी अम्मी खुश हो जाती थी। ये शुएब का दिया हुआ एतमाद था कि मैं फिर से वैसी लड़की बनने लगी जो लोगों की बातों की परवाह करने की बजाय अपने दिल की सुनती थी। अब मैं फिर से खानदान की शादियों में जाने लगी और शादी के सवाल पर मैं पहले की तरह चुप नहीं होती थी, बल्कि अब मैं कहती थी कि जब अल्लाह चाहेगा तो मेरी शादी हो जाएगी। फिर घर आकर जब ये सारी बातें शुएब को लिखती थी तो वो भी एक हंसता हुआ स्टिकर मुझे भेज देता था। वो कहता था कि शाबाश, तुम ऐसे ही बन जाओ और किसी से मत डरो, और ना ही अपनी कमजोरी को अपनी कमजोरी बनाओ, बल्कि तुम उसे अपनी ताकत बनाओ। शुएब की ऐसी बातें मुझे जीने का सहारा देती थी और मुझे यूं लगने लगा कि ये बिल्कुल मेरे किसी अपने जैसा था। वो मेरे नाज नखरे उठाता था। मैं जब कभी रूठ जाती तो मुझे मना लेता था। अपनी हर बात सबसे पहले मुझसे शेयर करता था। मैं भी उसकी जैसी बनती जा रही थी। वो एक्टिव ना होता तो मुझे बेचैनी होने लगती थी, और वो मेरी किसी बात पर गुस्सा करता तो मेरी जान पर बन जाती थी। मैं जब तक उसे मना नहीं लेती थी मुझे कुछ भी अच्छा ना लगता था। हम धीरे धीरे एक दूसरे के करीब हो रहे थे। आखिरकार 6 माह बाद हम दोनों को एक प्यार हो गया। ये एहसास हम दोनों को एक साथ हुआ कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, क्योंकि हम में से किसी को एक्टिव होने पर थोड़ी सी देर हो जाती तो हम दोनों तरफ से जाते थे। इसलिए एक दिन जब मेरी बड़ी भाभी के मेके वालों की हमारे घर दावत थी, मैं मसरूफियत की वजह से पूरा दिन फेसबुक पर ना जा पाई, बल्कि मैं तो किसी घर वाले के सामने मोबाइल निकालती ना थी, क्योंकि अगर मेरी भाभीयों को इस बात की भनक भी पड़ जाती कि मेरे पास मोबाइल था तो वो पूरे खानदान में ये बात बता देती। इसलिए जब मैंने रात को फेसबुक ओपन की तो शुएब के कहीं मैसेज आए हुए थे। मैंने उसके मैसेज में लिख दिया कि मैं मसरूफ थी। उसने जो ही मुझे एक्टिव देखा इनबॉक्स में आया और कहने लगा, सारा, मैं तुम्हें बहुत मिस किया। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने भी उसे बहुत याद किया था, लेकिन मैं ये बात उससे नहीं कह सकती थी। उस दिन शुएब बहुत जज्बाती हो रहा था।
اس لیے تبھی شعیب نے جذبات میں آ کر کہہ دیا، سارا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ پڑھ کر میں خاموش ہو گئی۔ اب میں اسے کیا جواب دیتی؟ میں سوچنے لگی، تبھی میں نے اسے لکھ کر بھیج دیا کہ میں بہت بدصورت ہوں، اس لیے شاید تمہارے گھر والے میرے لیے کبھی نہیں مانیں گے۔ یہ پڑھ کر شعیب نے لکھ دیا، سارا تم جیسے بھی ہو میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے، کیونکہ میں تمہاری سوچ سے محبت کرتا ہوں، مجھے تمہاری روح سے محبت ہے۔ جسم تو فانی ہے، جسمانی خوبصورتی پائیدار نہیں ہوتی، یہ کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی ہے، اس لیے پلیز مجھ سے کہیں ملو تاکہ بات آگے بڑھے۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی، کیونکہ یہاں بات کرنا آسان تھا مگر روبرو ملنا بہت مشکل تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات میرے گھر والوں کو پتہ چلے۔ مگر شعیب اصرار کرنے لگا، وہ چاہتا تھا کہ میں اس سے ملوں اور ہم کوئی فیصلہ کریں۔ اس نے لکھا تھا کہ اگر ہم ایک دوسرے کو پسند آئے تو ہم اپنے گھر والوں سے بات کریں گے۔ یہ بہت بڑا رسک تھا، مگر میرا دل کہتا تھا کہ میں شعیب سے مل لوں، ہو سکتا ہے کہ میں اسے اچھی لگوں، اس لیے میں نے اس سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ شعیب نے مجھے ملنے کے لیے ایک جگہ کے بارے میں بتایا اور کہا، پلیز آنا ضرور، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں اسے ملنا چاہتی تھی، اس لیے میں اگلے دن شعیب سے ملنے چلی گئی، کیونکہ میں نے اس کی تصویر دیکھی ہوئی تھی، اس لیے مجھے اسے زیادہ دیر تلاش نہیں کرنا پڑا۔ وہ پارک کے ایک ویران کونے میں بیٹھا ہوا تھا، اور جیسے میں نے اسے دیکھا میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ شعیب تو وہیل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی، شعیب نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ میں بدصورت ہوں، اس لیے میں بڑی آسانی سے اسے قبول کر لوں گی۔ نہیں، میں کسی معذور آدمی سے شادی کر کے اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتی۔ میں واپسی کے لیے مڑی، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں وہ آئی ڈی ڈیلیٹ کر دوں، اس طرح شعیب سے میرا رابطہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچانک میرے اندر سے آواز آئی اور میں چونک گئی۔ کسی اچھے انسان سے شادی کر کے ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزارنے کے بجائے تم پھر سے اپنی باپیوں اور دنیا والوں کے تانے سنو گی۔ اپنے اندر کی آواز پر میں ٹھہر گئی۔ سوچو تم شعیب سے شادی کر کے ایک حلال پاکیزہ زندگی گزارنے لگ جاؤ گی، لیکن اگر تم نے اسے اس کمی کی بنا پر ریجیکٹ کر دیا تو تمہیں پھر سے کسی اچھے رشتے کے لیے کئی سال انتظار کرنا پڑے گا۔ تمہیں اس صورت میں دنیا والوں کی باتیں سننا پڑے گی۔ کیا تم وہ تمام باتیں پھر سے سننے کا حوصلہ رکھتی ہو؟ کیا تم پھر سے لوگوں کے تانے برداشت کر لو گی؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ سنو سارا، شعیب اگر معذور ہے تو پرفیکٹ تو تم بھی نہیں ہو، تم جیسی کامسور لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ پہلی بار میں نے خود کو ہی آئینہ دکھایا، اس آئینے میں اپنی بدصورتی دیکھ کر میں نے ایک فیصلہ کیا، ایک اچھا فیصلہ جو یقیناً میری زندگی بدل دے گا۔ میں شعیب کی طرف بڑھنے لگی، مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر چونک جائے گا، شاید وہ بھی مجھے ریجیکٹ بھی کر دے۔ شعیب نے مجھے دیکھا تو مسکرانے لگا، میں اس کے سامنے جا بیٹھی۔ سارا، تم اتنی بھی بدصورت نہیں۔ وہ ہنسنے لگا اور یہ سن کر میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ سارا، میں نے تمہیں اپنی معذوری کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ یہ بات میں تمہارے سامنے کہنا چاہتا تھا، اس لیے تم جیسی بھی ہو مجھے پسند ہو، اور کیا میں تمہیں اس معذوری سمیت قبول ہوں؟ یہ سن کر میں مسکرانے لگی اور میں نے اسے ہاں کہہ دی، اور یوں میں اپنی زندگی ایسے خوشی گزارنے لگی۔ دوستو، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی یا خامی ضرور ہوتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ جس کمی کو درست کرنا انسان کے اپنے بس میں نہ ہو، اس چیز کے لیے اسے دوش نہیں دینا چاہیے۔